हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवादी विचार था वो मैंने डाला था, ठीक है। और मैंने बताया था कि पार्ट उसका डिवाइड कर करके मैं डालूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे उन्होंने विचार दिए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एक साथ डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पार्ट में डिवाइड करके डाल रही हूँ। तो आज ये सेकेंड पार्ट है कार्ल मार्क्स का, ठीक है, जिसमें हम जो मार्क्स द्वारा इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की गई है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कार्ल मार्क्स में समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उसको भी समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को ले लूँगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये नोट्स हैंड रिटन है, ये मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक बेसिक सा इंट्रो लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो मार्क्सवाद ने पढ़ा है, लिखा है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसका ओरिजिन देखें कहाँ से हो रहा है, तो देखो कहाँ से हो रहा है। मार्क्स ने जो अपनी रचना लिखी थी ऑन द जीवियस क्वेश्चंस 1843 में, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा था, ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। हाईलाइट है ये, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, कि इन्होंने क्या बताया, ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि आज के टाइम में पैसे की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। पैसा नहीं होता तो कोई काम नहीं होता, और पैसा होता है तो सब कुछ होता है, ठीक है। पैसा होता है तो लोग भी पहचान में आते हैं, और पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पहचानता आपको, ठीक है। तो एक तरफ से कह सकते हो कि रियलिटी है कि पैसे के, ईश्वर के बजाय पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन्होंने अपनी दूसरी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, जो कि पब्लिश्ड कब हुई थी, 1932 में, इसमें इन्होंने भौतिकवाद का विश्लेषण किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि इतिहास के निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। तो जाहिर सी बात ये भी है कि इतिहास किस बात का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, किस बात का पढ़ रहे हैं। आखिर अगर इतिहास के पन्नों में पीछे मनुष्य जाति आप देखते हो ना, जैसे कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने इतिहास को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इतिहास वही है, ठीक है, मनुष्य से रिलेटेड है। पहले आप अगर इतिहास में देखोगे लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे थे, ठीक है। आज देख रहे हो, आने वाले टाइम में कैसा होगा, यही तो हमारा इतिहास बनेगा ना। तो इतिहास के लिए मनुष्य जीवन आवश्यक है, जाहिर सी बात है, इन्होंने वहाँ करी, ठीक है। और इनकी इसी आर्थिक व्याख्या को क्या कहा गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा गया था, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो बुक्स हैं, ठीक है, ये आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देना आप। चलो आगे देखते हैं। इन्होंने इतिहास के विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, देखो वो 6 थी। पहले थी आदिम अवस्था, मैं अभी एक एक करके सबको बताऊंगी कि आदिम अवस्था में क्या थी, दास अवस्था में क्या आया, सामंती युग में क्या आया, पूंजीवादी अवस्था में क्या आया। फ्रेंड्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, ये 4 तो बताते हैं कि चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने फ्यूचर की 2 अवस्थाएं बताई थी। क्या ये फ्यूचर की अवस्थाएं हैं, इन्होंने कहा आने वाले समय में जो श्रमिक वर्ग हैं उनका आधिपत्य होगा, और साम्यवादी अवस्था, जहाँ पे कोई शोषण नहीं होगा, ऐसे समाज की स्थापना होगी। ये फ्यूचर के लिए था, ये दोनों इनके फ्यूचर के लिए बताया था इन्होंने। और ये 4 अवस्थाएं इन्होंने इतिहास के विकास के क्रम में बताया, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक करके बताऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला इन्होंने आदिम अवस्था बताई, जो आदिम साम्यवादी अवस्था है, इस अवस्था में इन्होंने क्या कहा था कि इस अवस्था में सभी समान माने जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, नहीं। इस समय में आप देखोगे लोग कंदमूल खा करके, पेड़ पत्तों से अपने आप को, तो फ्रेंड्स आप इस अवस्था में देखोगे ना कि ऐसा कोई नहीं है जो एक दूसरे का शोषण करता है, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं है, यहाँ पे सब इक्वल हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लोग कंदमूल खा करके, फल फ्रूट खा करके, ठीक है, शिकार करके। इस टाइम पे आप देखोगे एक संग्राहक समाज की कल्पना, ठीक है, एक संग्राहक समाज था। तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की, मतलब ऐसे नहीं था कि कोई लालच है मन में कोई लालच नहीं, किसी के लिए कोई स्वार्थ, ऐसा नहीं है कि मेरा स्वार्थ साधना है, ऐसा कुछ। ऐसा समाज था जहाँ पे कोई भेदभाव, कोई, मतलब आप देख सकते हो ना कि मतलब जब संग्राहक समाज की बात कर रही हूँ तो उस स्टेज पे लोग कैसे रह रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई शोषक और कोई शोषित नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो दूसरी अवस्था है, देखो दास की अवस्था, ठीक है, हमने पहला कर लिया जिसमें आपको अच्छे से पता चल गया क्या हो रहा है इस स्टेज में, ठीक है।
दूसरा इन्होंने बताया दास अवस्था। इसमें इन्होंने क्या बताया, तो दास अवस्था है ऐसा समाज जो है ये दो वर्गों में विभाजित है। किसमें, एक स्वामी में और एक दास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं कि जो दास और स्वामी हैं वो इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि दास गलत है, स्वामी ज़्यादा शोषण कर रहा है, ऐसा नहीं। उनका कहना क्या था, दास से स्वामी कुछ सीखता है और स्वामी से ही दास कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। ऐसी बातें एरिस्टोटल करते थे। और एक बात और फ्रेंड्स, आप जब पढ़ते हो ना तो आप बाकी थिंकर्स को अपने पढ़ाई में कंपेयर करो, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बाकी जो थिंकर्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैंने अभी एरिस्टोटल को उठा लिया, वैसे ही आप बाकी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी थिंकर्स को उठा के आप चीज़ों को कंपेयर करना जानो, ठीक है। और बाकी तो पढ़ाई चल ही रही है जैसी चल रही है, ठीक है। अब हमारा जो स्टेज आता है अगला, वो सामंती युग है। अब सामंती युग में फ्रेंड्स एक पिरामिड में हर उसमें एक डायग्राम या पिरामिड लेती हूँ हेल्प में। तो आप अगर सामंती युग देखोगे तो ये बहुत ही, सामंत का मतलब क्या होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो स्टेजेस देखोगे, मैं यहाँ बना के हटा दूँगी, अभी देख लेना आप लोग। इसका जो समाज था वो 3 भागों में डिवाइड था, किसमें, राजा, सामंत और शासक में, शासक में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बना रही हूँ तो सबसे फ्रंट पे कौन है, राजा है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे पे सामंत है और तीसरे पे क्या है, किसान है, ठीक है। जिसमें किसान को क्या है, कृषि कार्य दिया जाता है। सामंत को जो राजा द्वारा ये कहा जाता था कि आप किसानों से कर वसूली करो, उन पे नियंत्रण रखो, तो सामंत वो करता था और राजा क्या करता था, इन पे शासन करता था, ठीक है। लेकिन इसी स्टेज में देखोगे आप कि आगे चलते चलते जो सामंत होंगे मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि राजा इतने मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि सारी जानकारी चाहे सारा काम सामंत उठा रहे हैं, इसीलिए इनके पास धन ज़्यादा एकत्रित हो जाएंगे, जिससे आगे चल के राजा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने हटा दिया, हटा देती हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, चौथा वर्ग जो है आपका पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो फ्रेंड्स पूंजीवादी अवस्था में देखो, इसमें इसने क्या करा, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, जो पूंजीवादी अवस्था है इसमें समाज 2 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। इन्होंने पहला वर्ग क्या बताया, पूंजीपति वर्ग जो शक्तिशाली होगा और श्रमिक वर्ग जो संपत्तिहीन होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो कार्ल मार्क्स है उनका जो वर्ग संघर्ष का है, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, लाइक दिस, कि ये है शक्तिशाली वर्ग पूंजीवाद और ये है श्रमिक वर्ग। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा बिकॉज ऑफ संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, ठीक है, और इनके वैचारिक टकराव होंगे, ठीक है। तो ये पूंजीवादी अवस्था हो जाएगी। इसमें इन्होंने इस अवस्था में माना कि पूंजीवादी अवस्था अगर आती है तो ये 2 वर्ग आएंगे, ठीक है, और इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगला ये दोनों मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर के लिए उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने जो ये वर्ग बताया है, इसमें क्या बताया, इन्होंने श्रमिकों का अधिनायक वर्ग माना। इन्होंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत जो श्रमिक होंगे ना, और उनके ऊपर जो पूंजीवादी वर्ग द्वारा शोषण किया जा रहा है, ये उस शोषण के प्रति जागरूक होंगे और उसके अगेंस्ट जाके उन पर आवाज़ उठाएंगे और उनके सभी, ठीक है, तत्वों का विनाश करेंगे, और यही स्थिति क्या बन जाएगी, संघर्ष का कारण बनेगी, ठीक है। क्योंकि लोगों में राष्ट्र की भावना की जागृति हो जाएगी, अपनी महत्वता का, मानव विकास का अर्थ पता चलेगा उन्हें। तो यहाँ पे वो लोग पूंजीवाद के अगेंस्ट जाकर के, बुर्जुआ वर्ग, शक्तिशाली वर्ग के अगेंस्ट जाकर के अपना विकास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला इन्होंने क्या बताया, साम्यवादी अवस्था। फ्रेंड्स इसमें इन्होंने क्या माना था, जो श्रमिक वर्ग होंगे वो पूंजीवाद के जितने भी तत्व मौजूद हैं समाज में, उन सब का विनाश कर देंगे और अपने विकास की अवस्था में परिवर्तन होंगे, अपना विकास करेंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें साम्यवादी अवस्था कहा जाएगा। और कल मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें एक कोटेशन डाला था कि मार्क्स क्या कहते हैं कि जो एक कोट दिया उन्होंने कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो जो वो कोट्स है वो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, प्लस इसका जो वर्ग संघर्ष का विचार है आप उसको वहाँ भी ऐड कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि अगर आप ऐसी चीज़ों को, कोट्स को पेपर में ऐड करते हो, थिंकर्स को ऐड करते हो,
तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मोस्टली मैं बता चुकी हूँ कि इग्नो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बैक आए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, उसके लिए बनाया है। प्लस ऐसा है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में इंटरेस्टेड है पढ़ने में, या जिसके सब्जेक्ट में है, वो भी पढ़ सकता है इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो कार्ल मार्क्स हैं, ये भी मैंने कल बताया था कि उन्होंने एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात की थी। उन्होंने क्या बताया, ना राज्य होगा और ना ही वर्ग होगा जो एक दूसरे का संघर्ष करते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें राज्य विहीन हो और वर्ग विहीन हो, ठीक है। और इन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे, और उनकी योग्यता के अनुसार जो कार्य करेंगे उसी के हिसाब से उनको उसकी राशि, जो भी मतलब पैसे उन्हें मिलने चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, उसी हिसाब से मिलेगा। मतलब योग्यता के अनुसार लोगों को कार्य मिलेगा और कार्य के अनुसार ही उन्हें उनके वेतन मिलेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखो, इन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की वो कैसे किस रूप में की थी। तो इन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की वो विकासवादी और नियतिवादी दोनों रूपों में किया था। विकासवादी इसीलिए इन्होंने कहा क्योंकि इतिहास बदलता रहता है, ठीक है। और इन्होंने यह भी देखा कि जो 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई, उन्होंने क्या बताया कि हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है, ठीक है। आप देखोगे पहली अवस्था में लोग कंदमूल खा रहे हैं, दूसरे में आप देखोगे कृषि हल का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या बताया कि जो विकास की, इतिहास के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हर अवस्था में प्रगति हो रही है, इसीलिए इन्होंने विकासवादी कहा। और नियतिवादी इन्होंने इसीलिए कहा था फ्रेंड्स क्योंकि इनका मानना था कि साम्यवादी अवस्था आने के बाद विकास की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। और साम्यवाद को इन्होंने क्या माना, विकास की सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च स्तर मारा, ठीक है, स्तर माना। कि इन्होंने कहा कि जो भी विकास की प्रक्रिया है वो साम्यवाद से ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वहीं तक रह जाएगी, इसीलिए इन्होंने नियतिवाद भी इसे कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इतिहास का विश्लेषण नहीं बल्कि परिवर्तन मूल उद्देश्य। इनके कहने का मतलब क्या था, इनका जो विचार है इतिहास की आर्थिक विकास का, इनका उद्देश्य ये नहीं था कि उसका विश्लेषण कर रहे हैं, नहीं, उनका उद्देश्य ये था कि परिवर्तन मूल उद्देश्य है। आप कुल मिला के इनके व्यू में आप देखोगे जो भी इन्होंने स्टेज बताया है, जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रगति देखने को मिली है। आप पढ़ोगे तो आप एक ऐसा होता है ना, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जो ग्राफ का इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे, वो एक ग्राफ के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं कि किस स्टेज में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ कम हो रहा है। लेकिन यहाँ की अवस्था कैसी है, सब में डेवलपमेंट हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे देखो, आलोचना किस आधार पर ये फ्रेंड्स की ऐसा कहा गया है कि जो कार्ल मार्क्स हैं इनका जो दृष्टिकोण है वो एकांगी है। यहाँ पे एकांगी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ आर्थिक पक्ष को देखा, जबकि उसका सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है, इन सभी पक्ष को ले सकते थे, ठीक है। इसीलिए इसको एकांगी दृष्टिकोण कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेके इन्होंने बात की, बाकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्वों की अवहेलना या फिर उपेक्षा कर दी, ठीक है। और आप आगे भी देखोगे कि इन्होंने सभी समस्याओं का हल क्या बताया है, अर्थव्यवस्था। इन्होंने यह भी कहा कि जैसे कि आप देखोगे इन्होंने बताया क्या कि जैसे ये जो हमारा समाज है इसका जो बेस है ये क्या है, इकोनॉमी। समाज का बेस इन्होंने किससे माना, इकोनॉमी को माना, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस इन्होंने इसके ऊपर जो राजा है, धर्म है, तत्व है, बाकी जो तत्व हैं इसके ऊपर है, लेकिन अगर किसी समाज का विकास देखा जाए तो उसका बेस क्या है, इकोनॉमिक्स है, इन्होंने ऐसा माना, ठीक है। अब इस सबसे नीचे वाला देखो, इन्होंने एक तो राज्यविहीन समाज तक आके रुक जा रहा है इनका विकास, ठीक है। और अगला जो आर्थिक तत्व है इसने अन्य तत्वों की उपेक्षा की, अन्य तत्व जैसे मतलब क्या हो गया, आपके धर्म हो गए, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्क्स का जो व्यू है वो त्रुटिपूर्ण भी है, लेकिन आप ये भी मान सकते हो कि जो इतिहास की व्याख्या है वो आर्थिक आधार पे ही हो सकती है, मे बी, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। आगे देखो, अगर हम निष्कर्ष में पहुँचे तो मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो त्रुटिपूर्ण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक सत्य का अंश विद्यमान है। क्योंकि आप जाहिर सी बात देखोगे कि किसी भी इतिहास की अगर हमें विकास की प्रक्रिया देखनी है तो उसकी इकोनॉमी को भी हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्क्स ने सिर्फ एक ही तत्व को उठा के इतिहास की व्याख्या की है, ऐसा नहीं है।
बाकी तत्व भी मौजूद हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मल्टीपल डायमेंशन को लेके अगर आर्थिक इतिहास की व्याख्या की जाती है तो बेटर है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी इतिहास के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो इकोनॉमी को भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक डिटरमिनेंट का व्यू है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक था यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आप होप कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं, क्योंकि न्यू चैनल है तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी थैंक यू। एंड नोट्स अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि नोट्स लिखें। पीडीएफ के लिए मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं पीडीएफ कब से डाल दूँगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।